हेलो दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है और जैसा आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, शेखावाटी मिशन 100 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 की विज्ञान और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आप सभी के सामने मैं उपस्थित हो चुका हूं। इससे पहले हमने एक क्लास पूरी की है, यानी आपका जो चैप्टर 1 है वो हम पूरा कर चुके हैं। उस वीडियो पर आप सभी ने जो प्यार दिखाया है, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और ये साथ हमेशा बना रहेगा। हम पूरी मेहनत करते रहेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। अभी भी अगर आप में से जो भी स्टूडेंट नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप सभी मुझे एक बार ये जरूर बताएं कि ये विज्ञान की सीरीज तो चल रही है, अगर आप इसके अलावा और किसी विषय के बारे में भी इसी तरह से जो शेखावाटी मिशन के जो और विषय डाले गए हैं, जैसे गणित है, विज्ञान तो हो रही है, गणित है, अंग्रेजी है या आपकी सामाजिक अध्ययन है, जो भी और विषय है, अगर किसी और विषय के क्वेश्चन भी आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि हम उनके बारे में भी सोच सकें और वो वीडियो भी आपके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 2, जो कि है मानव के तंत्र। जो मानव शरीर के जो तंत्र हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनते हैं, और आप इसको बहुत अच्छे से देखना, पूरा देखना, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके बड़े प्रश्न यानी 6 नंबर का जो प्रश्न है वो आता है, हमेशा आता है, हर बार हर साल पेपर में आता है। तो अच्छे से इसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है, मानव तंत्र। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है आपका, तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, मानव तंत्र, चैप्टर नंबर 2। ध्यान से देखें, यहां लिखा हुआ है साफ साफ कि मॉडल पेपर के अनुसार इस अध्याय से खंड य में एक प्रश्न 6 अंक तक का आ सकता है। 6 अंक तक का यानी कि बड़ा प्रश्न आ सकता है। यह प्रश्न आंतरिक विकल्प का होगा, ठीक है, यानी उसके अंदर ABC विकल्प होंगे। इसके अलावा विकल्प का मतलब समझ रहे हो ना, 6 अंक का होगा जिसमें 3 विकल्प दे दिया, 2-2 अंक के 3 प्रश्न बना दिया, अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा इस अध्याय से चित्र भी आएगा। देखिए ध्यान से समझ लो इस बात को कि इस अध्याय से चित्र, क्योंकि इस अध्याय में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र या मानव का जो जनन तंत्र है, या इसके अलावा जो भी है, जितने तंत्र हैं हमारे दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं, इनके चित्र दिए हुए हैं। हृदय का चित्र दे रखा है, ठीक है, वृक्क का चित्र दे रखा है। तो कोई भी जो डायग्राम है जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो यहां से पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी इस बुक में जो अगर डायग्राम का क्वेश्चन आता है, कोई चित्र बनवाता है, तो वो इसी अध्याय से पूछा जाएगा। तो ध्यान से समझते रहना, अगर कोई डायग्राम आता है उसे भी हम आराम से देखेंगे, पूरा उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने, जैसा कि स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियां पाई जाती हैं, तो स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियां होती हैं, 9। देखिए स्वर यंत्र यानी जहां से हमारी आवाज निकलती है, तो हमारा जो कंठ होता है वहां पर कितनी उपास्थियां होती हैं, 9 उपास्थियां। अगला प्रश्न, भोजन को चीरने व फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं, RBSC 2019 में आया हुआ प्रश्न है, यानी रिपीट भी हो सकता है। तो चीरने और फाड़ने का जो काम करते हैं वो कौन से होते हैं दांत, रदनक होते हैं। कौन से होते हैं, रदनक, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। देखिए ध्यान से, मानव में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं। आप सभी को पता है 4 प्रकार के दांत होते हैं, और इसी वजह से जो मानव है वो क्या कहलाता है, विषम दंती कहलाता है या नहीं, यानी कि अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, इसी वजह से हम विषम दंती कहते हैं। दूसरी बात, मानव के जो दांत होते हैं वो गर्त में धसे हुए होते हैं, इसी वजह से मानव गर्त दंती होता है या नहीं, पढ़ा है आपने। इसके अलावा जो मानव के दांत हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं, केवल 2 बार, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती, डाइफायोडोंट, ठीक है, तो द्विबार दंती। तो इस तरीके से ये 3 बात तो आपको ये याद होनी चाहिए कि मानव विषम दंती, गर्त दंती और द्विबार दंती होता है। इसके अलावा 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होंगे, सबसे पहले कृंतक,
कृंतक, एक होते हैं रदनक, एक होते हैं अग्रचवर्णक, एक होते हैं चवर्णक। इनको कहते हैं हम इंसीजर, ये होते हैं कैनाइन, ये होते हैं प्रीमोलर और ये होते हैं मोलर। तो इस तरीके से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो और इसके अलावा अगर हम दंत सूत्र की बात करें तो मानव का दंत सूत्र कितना होता है 21-23 और ये 21-23 इंटू 2 आप करके देखें तो 16/16 बराबर कितने दांत 32 दांत। तो टोटल कितने दांत होते हैं 32 दांत होते हैं। 21-23 आपको ये भी याद रखना है। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछे अब आपसे, चीरने फाड़ने का काम कौन से करते हैं रदनक करते हैं, कुतरने का काम कौन से करते हैं कृंतक करते हैं, अग्र चवर्णक और चवर्णक जो होते हैं वो चबाने का काम कर सकते हैं यानी पीसने का काम करते हैं। इसके अलावा जो दंत सूत्र की बात करता है तो वो ये पूछ लेगा। तो 21-23 आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चलो एक बात और बता देता हूं कि जो बच्चे होते हैं उनका दंत सूत्र कितना होता है 21/2102 इंटू 2 करेंगे तो कितने दांत हो गए 5 ऊपर 5 नीचे 10-10-20 टोटल कितने दांत होते हैं 20 दांत होते हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो। समझ गए। अगला प्रश्न, प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या कितनी होती है। देखिए अब रदनकों की संख्या कितनी होगी प्रत्येक जबड़े में, रदनक देखिए एक ऊपर, हम जबड़े की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक जबड़े मतलब ऊपरी जबड़े में। और हम ध्यान देना ध्यान से कि जब हम दंत सूत्र को लिखते हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा या निचला जबड़ा कोई भी माने, अगर हम दंत सूत्र की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं इसको आधा कर लेते हैं, आधा भाग में बांट लो। तो इधर की बात करते हैं हम 2 1 2 3 इधर होंगे, ऐसे ही 2 1 2 और 3 इस तरीके से दंत सूत्र लिखा जाता है। तो 2 1 2 3 तो एक ऊपर के जबड़े की अगर बात करूं तो एक तो ये हो गया यहाँ पे रदनक है और एक यहाँ पे हो गया रदनक। तो टोटल कितने हो गए 2 हो गए या नहीं। तो एक जबड़े में कितने रदनक हो गए 2 कंप्लीट। टोटल कितने रदनक हो गए 4 बता सकते हो आसानी से। ध्यान देना हमेशा दंत सूत्र आधे मुंह का लिखा जाता है यानी आप उसको आधे भागों में बांट लो और उस तरीके से लिखो तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। तो पेसमेकर कहां होता है हृदय में होता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होगा वृक्क, या जिसे हम क्या कहते हैं किडनी, क्या कहते हैं किडनी कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी इकाई, जो मनुष्य की मुख्य उत्सर्जी जो इकाई है वो क्या होती है वो बताएं आप। वृक्काणु क्या होती है वृक्काणु या नेफ्रॉन। देखिए जो किडनी होती है वो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है और किडनी किससे मिलकर बनी होती है छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है और ये नेफ्रॉन ही क्या कहलाती है उत्सर्जी इकाई कहलाती है। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न, भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकने का कार्य करता है। तो कौन करता है एपिग्लोटिस करता है। भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है एपिग्लोटिस रोकता है। इसे हम घाटी ढक्कन भी कहते हैं या घाटी ढापन भी कहते हैं। ठीक है, ये पीछे की तरफ होता है जो कि यानी कि श्वास नली के अंदर श्वास नली के ऊपर होता है जो कि भोजन को उसमें जाने से रोकता है। भोजन को कुतरने या काटने का काम कौन से दांत करते हैं। अभी अभी मैंने बताया आपको भोजन को काटने का काम कौन से करते हैं कृंतक करते हैं जो सबसे आगे वाले होते हैं। मांसाहारी पशुओं में कौन से दांत सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। तो कौन से दांत सबसे ज्यादा विकसित होंगे रदनक, क्योंकि चीरने फाड़ने का काम ज्यादा होगा, मांसाहारी जीव है तो रदनक ज्यादा विकसित होंगे। क्लियर। अगला प्रश्न, काइम किसे कहते हैं। ध्यान से समझे, काइम किसे कहते हैं। देखिए भोजन जो आमाशय से पाचन के बाद ग्रहणी में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं काइम कहते हैं। इधर समझना ध्यान से कि मानते हैं ये हमारी एक ऐसा डायग्राम मैं बना रहा हूं, डायग्राम ऐसा नहीं होता है वैसे तो, लेकिन समझने के लिए आप समझे बस इसे एक बार। जब हम यहां से भोजन को ग्रहण करते हैं मुख से, कहां से ग्रहण करते हैं मुख से ग्रहण किया, मुख में जब हमने इसे चबाया तो चबाने के बाद में भोजन यहाँ पे क्या कहलाता है बोलस कहलाता है।
क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ये बोलस आगे की तरफ निगल लिया जाता है, क्या कहलाया यहाँ पे? बोलस। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये कहां पहुंच गया है? आमाशय में पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है? आमाशय में। आमाशय में इसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद में ये क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। फिर इसके बाद में यहां पर ये आगे की तरफ ग्रहणी में पहुंच जाता है। छोटी आंत में जब इसका पाचन हो जाता है, उसके बाद में जब आगे जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। तो इसने क्या पूछा? कायम किसे कहते हैं? तो आमाशय में जो पाचन के बाद में ग्रहणी में जो जाता है, यहां से पाचन के बाद में जो ग्रहणी में जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? कायम कह रहे हैं। तो समझ में आ गए तीनों बात। अब काइम अगर क्वेश्चन है, बोलस भी पूछ सकता है। बोलस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मुख में चबाने के बाद में जो निगलते हैं। इसके अलावा आंत में या छोटी आंत में जो पाचन के बाद में आगे की तरफ बड़ी आंत में जाता है, वो भोजन क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। क्लियर रहेगा? बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अगला प्रश्न, आमाशय में HCl का स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिन्हें हम कहते हैं अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा HCl का स्रावण होता है और ये HCl का स्रावण ही हमारा जो आमाशय है उसके pH को लगभग 1.3 के आसपास बनाए रखता है, अति अम्लीय बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, साधारणतया लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी का विकास कहां होता है? देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मिसप्रिंट है या फिर गलती है, क्योंकि आरबीसी का विकास, ध्यान से समझ लेना, आरबीसी का जो विकास है, सॉरी ये विनाश भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और ये यही होगा, विनाश होगा ये, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो सकता है। क्योंकि आरबीसी का जो विकास होता है ना, वो कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसके अलावा अगर आरबीसी के निर्माण की मैं बात करता हूं और भ्रूणावस्था में, ये तो किसमें होगा? वयस्क में। ठीक है। और अगर भ्रूणावस्था की बात करूं तो वहां पे किसमें होता है? यकृत या प्लीहा में। कब होता है? भ्रूणावस्था में। जब हम भ्रूणावस्था में होते हैं उस वक्त यकृत और प्लीहा में भी इसका विकास होता है। लेकिन विनाश की अगर मैं बात करता हूं, देखिए प्लीहा को, जो प्लीहा या स्प्लीन जिसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर आरबीसी का विनाश होता है या उसे खत्म किया जाता है। तो शायद ऐसा हो सकता है इस क्वेश्चन में, और ऐसा ही है। आप एक बार किताब में देखें, उसके अंदर भी शायद मिसप्रिंट ही होगा। फिर कोई ना, आप इसे याद रखें कि जो निर्माण है वो कहां होता है? वयस्क में तो अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था में कहां होता है? यकृत या प्लीहा में होता है। इसके अलावा विनाश की बात करता है तो प्लीहा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के मूत्र में मुख्य रूप से कौन सा उत्सर्जक पदार्थ पाया जाता है? कौन सा उत्सर्जक पदार्थ होता है? यूरिया होता है, आप सभी को पता है। इसीलिए हम क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये तो सभी को पता होता है, 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कहां होता है? तो श्लेष्मा का निर्माण कहां होता है? एपिथीलियम में होता है। कहां होता है? एपिथीलियम में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पचित भोजन में पानी व खनिज लवणों का अवशोषण कहां होता है? तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में होता है। इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, जब पाचन तंत्र को पूरा पढ़ते हैं तब बात करेंगे। इसके अलावा एक बात आपको बता देता हूं, अगर आपको पाचन तंत्र का पूरा देखना है तो अपने इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां पर पाचन तंत्र की पूरी वीडियो है, 10th क्लास के मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ है। आप जाएं, देखें, एक एक बात को बहुत बारीकी से समझाया गया है। आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र ये दिख जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में और नीचे जाएंगे तो विज्ञान के नाम से ही एक प्लेलिस्ट और मिलेगी, जिसमें आपको सभी तंत्र, ठीक है, कोशिकाओं से रिलेटेड हो या कोई भी तंत्र हो, वो सारी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो आप जाकर चेकआउट जरूर करें। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत।
और अभी एक प्रश्न पूछता हूं जो आपको आंसर देना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, ये आप सभी को बताना है, कमेंट में जरूर बताएं सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? अपने आप में एक प्रोटीन है जो कि लोह युक्त है, यानी इसके अंदर लोह पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, अगला प्रश्न, शिशुओं में पेप्सिन के स्थान पर कौन सा एंजाइम बनता है जो दुग्ध प्रोटीन पाचन करता है, दुग्ध के प्रोटीन का पाचन करता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है पेपर में। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन होता है। देखिए शिशुओं में जो रेनिन एंजाइम है वो अधिकता में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये दूध के, यहीं लिख देता हूं, दूध का जो कैसीन प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन है, उसको पैराकैसिनेट में चेंज करता है। पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है। इसी वजह से आपने देखा होगा, अगर बच्चे को, जब छोटा बच्चा दूध पीता है और अगर तुरंत वो उसे बाहर निकालता है तो दूध फट जाता है बहुत जल्दी, देखा होगा, जबकि हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है। क्लियर? एंजाइमों द्वारा किस अंग में सर्वाधिक भोजन का पाचन की क्रिया संपन्न की जाती है? तो सर्वाधिक पाचन, देखिए बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न भी। सर्वाधिक पाचन कहां होता है? ग्रहणी में होता है। ये ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। पहली बात ये बता देता हूं कि किसका भाग है? छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी, सबसे पहले वाला भाग जिसे ड्यूडिनम या ग्रहणी कहते हैं। तो सर्वाधिक पाचन कहां होता है? यहां होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण किस अंग में होता है? तो अवशोषण भी कहां होगा? छोटी आंत में। सर्वाधिक पाचन भी कहां होगा? छोटी आंत में। सर्वाधिक अवशोषण भी कहां होगा? छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत में छोटे छोटे, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा जब आपने अपनी बुक में, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप जाकर देखें, पूरा पाचन तंत्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं जिनको माइक्रोविलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि अवशोषण की सतह का जो क्षेत्रफल है उसे बढ़ा देते हैं और इन्हीं के द्वारा जो अवशोषण की क्रिया है वो होती है। अगला प्रश्न, यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यकृत का मुख्य कार्य क्या होगा? पित्त का निर्माण करना तथा वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण करना। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम लिखिए। देखिए पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? देखिए 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक होती है लार ग्रंथि जो हमारे मुख में पाई जाती है। यकृत आप सभी को पता है, जो लिवर है उसकी स्थिति भी आपको पता है कहां होती है। एक होता है अग्नाशय, पैनक्रियास, ठीक है, इसकी स्थिति भी आपको पता है कहां होती है। ये आमाशय और छोटी आंत के बाद में जहां घुमाव, देखिए इस तरीके से जब ये हम देखते हैं, ये आमाशय है हमारा, और आमाशय के बाद में इस तरीके से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस जगह, इस स्थान पर, यहां पर क्या होता है? ये लिवर होता है हमारा, यकृत होता है। इसके अलावा इस बीच वाले भाग में यहाँ पर एक छोटी सी संरचना होती है, पत्ती नुमा संरचना होती है, जिसे हम पैनक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं। तो ये दोनों इस जगह स्थित होती है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न, नर में प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखिए। तो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? वृषण होते हैं। और मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? अंडाशय होता है। आगे प्रश्न भी है, बाकी अंडाशय होता है। नर जनन हार्मोन का नाम बताइए या वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। तो नर जनन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। नर के द्वारा जो स्रावित जनन हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। मादा के द्वारा जो जनन हार्मोन है वो कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, और इन दोनों का काम ही क्या, नर हो या मादा, इनमें द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। क्या होता है काम इनका? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। अब ये लैंगिक लक्षण होते क्या हैं? गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? क्या होते हैं लक्षण? जैसे अगर मैं नर की बात करता हूं तो नर के अंदर जो आवाज का भारी हो जाना, दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, ये सब क्या होंगे? इसके
लैंगिक लक्षण होंगे, गौण लैंगिक लक्षण होंगे। इसके अलावा मादाओं की बात करते हैं तो आवाज का पतला हो जाना, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाना, ये सब क्या होंगे, मादाओं के लक्षण होंगे, गौण लैंगिक लक्षण। अगला प्रश्न, विभिन्न स्तरों पर भोजन, पचित रस व अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करने वाली पेशियों का नाम बताइए। इसको हम क्या कहते हैं, संवर्णी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, संवर्णी, जो कि क्या करती हैं, अवशिष्ट जो पचित रस होगा या अवशिष्ट की जो गतियां होंगी उनको नियंत्रित करने की पेशियां होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। अगला प्रश्न, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? तो कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, विशेष रूप से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन क्या हो गया कि हमारे शरीर में या कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। आरबीएससी 2019 में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, अच्छा प्रश्न है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त लवण की पाचन में भूमिका बताइए। तो पित्त लवण की पाचन में क्या भूमिका होती है? पित्त लवण छोटी आंत में वसा का पायसीकरण करके वसीय अम्ल में बदलता है तथा लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। किसको सक्रिय करने का काम करते हैं ये? लाइपेज एंजाइम को। और लाइपेज एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, लिपिड्स का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न, श्वसन किसे कहते हैं या सजीव श्वसन क्यों करते हैं? आया हुआ प्रश्न है, 18 में भी देखिए, आरबीएससी 2018 में प्रश्न आया, फिर 2020 में वापस से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। इसी वजह से मैं कहता हूं बार बार कि प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, आप ध्यान दें इनके ऊपर। अगला प्रश्न क्या है कि श्वसन किसे कहते हैं? तो सजीव भोजन का ऑक्सीकरण करके, सजीव भोजन का क्या करके? ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है तथा CO2 गैस बाहर छोड़ा जाता है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। मुख्य रूप से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भोजन का क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करेंगे अंदर जाएगी तो भोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा किस रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में निकलती है। एटीपी का पूरा नाम क्या होगा? पता होना चाहिए आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का नाम क्या हो गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी जगह अगर एडीपी होता तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो क्या होगा? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगला प्रश्न, मुख में कौन कौन सी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? देखिए अभी मैंने बताया था अपने अंदर 3 ग्रंथियां होंगी, 3 प्रकार की। लार ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि होती है, पाचक ग्रंथियों की बात की थी। तो लार ग्रंथि, यकृत और इसके अलावा अग्नाशय, ये तीनों बात की थी। लार ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो मुख में कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि। देखो तीनों के बारे में आप ऐसे रटा मत करो, बस इनको नाम को रटो मत, आप ये देखो कि ये होती कहां कहां है। कर्ण पूर्व, जैसा नाम लिखा हुआ है कर्ण पूर्व, यानी कान से पहले, यानी जस्ट आपके कान के नीचे, यहां नीचे की तरफ होती है, ठीक है। इसको हम पैरोटिड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पैरोटिड बोलते हैं। एक होती है अधोजिह्वा, तो जिह्वा मतलब जीभ, जीभ के नीचे की तरफ, जीभ के नीचे की तरफ, सबलिंगुअल, क्या बोलते हैं इसको? सबलिंगुअल, यानी कि जीभ के नीचे की तरफ पाई जाती है। एक होती है अधोजंभ, अधोजंभ ये होती है मैग्जिला, जो अपने दोनों जबड़े जहां पे मिलते हैं, यानी जहां से अपने दोनों जबड़े, जैसे मानते हैं अपना ये जबड़ा इस तरीके से है, यहाँ पे दांत है हमारे, तो ये यहां जाके मिल रहे हैं ना, तो इस वाले भाग में जहां पे हमारे दोनों जबड़े ये मिलते हैं उस जगह पर दोनों तरफ पाई जाती है कौन सी? अधोजंब ग्रंथि भी पाई जाती है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं, ये तो हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, मनुष्य में 3 जोड़ी, लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्तनधारी में
जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके अंदर कितनी, उनके अंदर 4 जोड़ी पाई जाती है भाई, ध्यान रखना। एक और होती है, एक जोड़ी और होती है जो कि होती है अधः नेत्र कोटर, अधः नेत्र कोटर, यानी नेत्र कोटर के नीचे या नीचे की तरफ होती है, फेस पर उनके पाई जाती है, लेकिन हमारे ये नहीं पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि स्तनधारियों में पाई जाने वाली जो ये है लार ग्रंथि, उनमें से कौन सी हमारे अंदर नहीं पाई जाती है, तो अधः नेत्र कोटर हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। 3 प्रकार की हमारे पाई जाती है, क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन या एंजाइम का नाम क्या है? तो लार ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, टाइलिन या एमाइलेज, एमिलेज जो लिखा हुआ है, एमाइलेज, जिसको लारीय एमाइलेज भी कहते हैं। देखिए, एक तो हो गया टाइलिन, ठीक है, और ये तो क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है, यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, स्टार्च को किस में तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ता है। इसके अलावा एक एंजाइम और होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। ये हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है, क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न है, जठर रस आमाशय में उपस्थित एंजाइम के नाम व उनका कार्य बताइए। तो जठर रस या आमाशय में उपस्थित एंजाइम का नाम बताइए, तो नाम कौन सा हो गया भाई? जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, ये आमाशय में उपस्थित जो एंजाइम है। पेप्सिन तो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। इसके अलावा जो रेनिन है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं कि रेनिन क्या करता है, रेनिन जो कैसीन होता है, जो दूध में कैसीन प्रोटीन होता है, उसको किस में चेंज कर देता है? उसको पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है। मैंने आपको पहले बताया है आपको, क्लियर। नेक्स्ट, पाचन किसे कहते हैं? प्रश्न आपके सामने कि पाचन किसे कहते हैं, या इस तंत्र में अंग व ग्रंथियों के नाम बताइए। तो भाई पाचन क्या हो गया? भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों, भोजन के रूप में जो जटिल पदार्थ ग्रहण किए गए वह बड़े अणुओं का विभिन्न रासायनिक क्रियाओं या एंजाइमों के माध्यम से सरल पदार्थों में बदल जाना तथा जिससे ऊर्जा का प्राप्त होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यानी बड़े जटिल जो पदार्थ हैं वो, उनको जब हम ग्रहण करते हैं, हम जो खाना हमने खाया उस भोजन का एंजाइमों की क्रिया के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा या भौतिक क्रियाओं के द्वारा, सभी के द्वारा किस में बदल जाना? सरल पदार्थों में बदल जाना, ठीक है। और उससे क्या मिले? हमें उस ऊर्जा मिले, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब अगर हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन में कौन कौन से अंग हो गए? तो देखिए ध्यान से इस चित्र को समझना पहले आप, आपके सामने जैसा कि ये जो डायग्राम आया हुआ है, इस डायग्राम को ढंग से देखें आप एक बार। सबसे जो आगे वाला भाग है ये हमारा मुख है। मुख के बाद में मुख, या इसे हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं, बिल्कुल मुख गुहा। और इसी के अंदर क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती है भाई। जो ये मुख गुहा वाला भाग है, इसी में क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथि यहां पर पाई जाती है। मैंने 3 प्रकार की लार ग्रंथियां आपको बताई हैं, वो यहीं पाई जाती हैं। देखिए डायग्राम को अगर देखकर हम लिखते हैं तो अच्छे से हमारे को याद भी रह जाता है। इसके बाद में ये देखिए, ये जो भाग जहां पर हमारे जो मुख है वो और नासिका, ये दोनों, ये जो मुख और ये नासिका जहां पर मिलते हैं, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी, फेरिंग्स। क्या कहते हैं? ग्रसनी या फेरिंग्स, जहां पर ये दोनों मिलते हैं। और यहीं पर वो एपिग्लोटिस वाली बात बताई थी मैंने आपको, वो एपिग्लोटिस यहीं पर पाया जाता है। फिर उसके बाद में ग्रासनाल या ग्रसिका, एक ही बात है, ग्रसिका या ग्रासनाल होता है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसके बाद में ये वाला जो भाग है वो आपका क्या है? स्टमक या आमाशय। आमाशय से जब हम आगे की तरफ बढ़े, इस जगह पर, यहां पर जब हम पहुंच गए हैं, तो इस वाले भाग को हमने क्या नाम दिया है? ग्रहणी। ये क्या होता है? हमारा ग्रहणी वाला भाग होता है, जो कि छोटी आंत का भाग है। यानी छोटी आंत का भाग यहां से स्टार्ट हो जाएगा, इस जगह से आगे वाला भाग, तो ये तो क्या कहलाएगा? ग्रहणी कहलाता है। लिख देता हूं, ग्रहणी या ड्यूडिनम इसे हम कहते हैं। ये वाला जो भाग है ये हमारा लिवर है,
सभी को पता है, आराम से आपको देख पा रहे हो आप इसे। तो ये क्या है, यकृत है, और यकृत के अंदर पित्त नली है, पित्ताशय है, जिसके अंदर पित्त रस का भंडारण किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़े, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रंथि है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय है, हमने अभी डायग्राम में बना के देखा। तो ये क्या है, अग्नाशय। इसके बाद में नीचे वाला जो भाग है ये बड़ियात यानी बृहदांत्र जिसे कहते हैं, और बृहदांत्र का भी ये वाला जो लास्ट भाग है ये क्या कहलाएगा, गुदाद्वार या मलद्वार, अंतिम छोर। तो इस तरीके से हम इसे पाचन तंत्र को देख सकते हैं। तो आपको एक क्रम याद होना चाहिए कि भाई सबसे पहले क्या होगा, मुख या मुखगुहा, दूसरा फिर क्या होगा, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में क्या आएगा, ग्रासनाल, ग्रासनाल के बाद में क्या आएगा, आमाशय, आमाशय के बाद में क्या आएगा, छोटी आंत, एक साथ लिख सकते हैं, छोटी आंत, और फिर क्या आएगा, बड़ी आंत। तो इस तरीके से आप इसे बांट सकते हैं। तो समझ गए। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, ये अंतिम भाग हो गया। ये वैसे बड़ी आंत का ही भाग हो गया। पाचन तंत्र की जो ग्रंथियां हैं इनके बारे में बात करें तो 3 ग्रंथियां बता चुका हूं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य बताइए। आहार नाल के 3 कार्य क्या हो गए। पहला कार्य, भोजन के जटिल से सरल अणुओं में तोड़कर उसका पाचन करना, पहला कार्य और मुख्य कार्य। पचित भोजन का क्या करना, अवशोषण करना, दूसरा कार्य। ये भी भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ये तीनों कार्य किसके हो गए, आहार नाल के। जो अभी हमने अभी ऊपर देखा है वो क्या है, आहार नाल ही तो है। तो आहार नाल, ये पूरी आहार नाल है, मुख से लेकर मल द्वार तक। और इसी का काम, इसके काम क्या हो गए, ये तीनों इसके कार्य हो गए कि सरल जो अणु है उनके अंदर उसे तोड़ना भोजन को, इसके अलावा अवशोषण करना और मल द्वार तक पहुंचाना। क्लियर। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये एक प्रश्न मॉडल पेपर में डाला हुआ है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, आ सकता है, और ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। अगला प्रश्न, मानव हृदय की नामांकित चित्र सहित संरचना बनाइए। देखिए अब इस चित्र को भी ध्यान से समझना, इस चित्र को भी क्या कह रहा है इस चित्र में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। यह हमारा हृदय है। हृदय में एक ये ऊपर वाला भाग, एक ये वाला भाग, दो, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। तो ये ऊपर वाले जो भाग हैं ये तो क्या कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले भाग क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। ये आप सभी को पता है। यानी हमारे 2 तो क्या होंगे, आलिंद होंगे, और 2 ही क्या होते हैं, निलय होते हैं। क्लियर, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे चलते हैं। एक बात और, बायोलॉजी में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपका दायां है वो चित्र में बायां लिखा जाएगा। ये इधर दायां होना चाहिए था लेकिन ये बायां, हमेशा ये लेफ्ट होगा, और ये इधर जो बायां होगा वो दायां होगा। जस्ट उल्टा चलता है, ये सिर्फ बायोलॉजी में चलता है। क्लियर। जब भी आप ऐसा डायग्राम बनाओ तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि अपने इसमें यही गलती करके आता है स्टूडेंट, क्या गलती करता है कि बाएं को दायां और दायां को बायां, क्योंकि जैसा खुद का है वैसा ही लिख के आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्लियर। तो बायां आलिंद और ये वाला क्या हो जाएगा, दायां आलिंद। ये क्या है, बायां निलय, ये क्या है, दायां निलय। तो ये 4 चीजें तो आपको याद हो गई। क्लियर। इसके बाद में जो लेफ्ट वाला भाग होता है, लेफ्ट, ठीक है, इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनित, ऑक्सीकृत रक्त बहता है। हमेशा लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनित रक्त बहता है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, शुद्ध रक्त। कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। ये देखिए लाल दिख रहा है ना, ये वाला भाग लाल है, इसका मतलब शुद्ध रक्त है। इधर का थोड़ा नीला भाग है, तो इसके अंदर कैसा बहता है, डीऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीकृत रक्त या अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रुधिर किधर बहेगा, दाएं भाग में बहेगा। क्लियर। ये 2 बातें और क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा अब देखिए, अब आपको इसके अंदर थोड़ा पढ़ के देखते हैं इसे, क्या लिखा हुआ है आपके सामने है कि हृदय की जो संरचना है, इस हृदय की संरचना के बारे में इसने लिख रखा है कि मानव हृदय की संरचना यह है
मासल, खोखला, बंद मुट्ठी के आकार का, लाल रंग का, हृदयावरण से घिरा हुआ, ठीक है, हृदयावरण, या इसे हम एक नाम देते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये नाम याद रखना है, पेरिकार्डियम से घिरा होता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय। क्लियर। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध तथा दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, यह भी आपको क्लियर हो गया। हृदय के बाएं आलिंद व बाएं निलय, देखिए बाएं आलिंद और बाएं निलय, ये बायां ऊपर का आलिंद और ये नीचे वाला निलय, इन दोनों के मध्य में यहां पर कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कपाट, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, या इसे हम मिट्रल कपाट भी कहते हैं, मिट्रल वाल्व। क्लियर। किसके बीच में पाया जाता है? ध्यान से समझ लो, किस तरफ पाया जाएगा? इधर, जो बायां भाग है, बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य में पाया जाएगा, कपाट पाए जाते हैं। इसके अलावा दाएं भाग की बात करते हैं तो इधर की तरफ की बात करें तो इधर भी एक कपाट पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिवलनी, त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। कपाट में रुधिर विपरीत दिशा में नहीं जाता है। देखिए कपाट इसलिए होते हैं क्योंकि रुधिर ऊपर से नीचे की तरफ, यानी आलिंद से निलय की तरफ आएगा। तो जब आलिंद से निलय में आ गया तो वापस ऊपर ना जा पाए, इसी वजह से ये कपाट यहां पर पाए जाते हैं दोनों तरफ। क्लियर। हृदय रुधिर को शरीर में पंप करता है। हृदय में रुधिर 2 बार चक्कर लगाता है। कितनी बार? 2 बार। इसी वजह से दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। हृदय पेशी न्यास, हृदय की गति को निर्धारित करता है। इसे पेस मेकर या गति प्रेरक भी कहा जाता है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है इसके अंदर, कम से कम कितना, कि जो हमारा हृदय है वो बंद मुट्ठी के आकार का होगा, लाल रंग का होगा, हृदयावरण या पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होगा। पहली बात, हृदय के अंदर 4 कक्ष होंगे, 2 आलिंद 2 निलय, बाएं भाग में शुद्ध रक्त, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त। क्लियर। इसके अलावा कपाट पाए जाएंगे, बाएं भाग में जो द्विवलनी या मिट्रल कपाट, दाएं भाग में त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं, जो कि विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं, रुधिर को विपरीत दिशा में नहीं जाने देंगे। रुधिर में हृदय क्या काम करता है? रुधिर को पंप करता है शरीर के अंदर, और 2 बार रुधिर इसके अंदर चक्कर लगाता है, इसी वजह से इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। इसके अलावा जो पेस मेकर है वो इसकी गति को नियंत्रित करता है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको रुधिर के हृदय के बारे में, ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर आपको इसके बारे में पूरा देखना है तो आप हमारे उसमें जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देखें, एक बार सब कुछ समझ में आ जाएगा। हृदय और शिरा में अंतर बताइए, धमनी और शिरा में, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो धमनी और शिरा में क्या अंतर होगा? देखिए, धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, सीधी सीधी बात। और शिराएं क्या करेंगी? विभिन्न अंगों से जो रुधिर है उसे हृदय तक लेकर आती हैं। यानी ये तो क्या होता है? हार्ट टू बॉडी, और ये क्या होते हैं? बॉडी टू हार्ट। क्लियर। धमनी की भित्ति मोटी होती है क्योंकि ये दूर लेकर जाएंगी, प्रेशर इनके अंदर ज्यादा होगा तो भित्ति कैसी होती है? इनकी मोटी होती है। इसके अंदर हृदय कम गति से बहता है, भित्ति इनकी पतली होती है, तो दबाव भी इनके अंदर क्या होगा? कम होता है। लॉजिक वाली बातें हैं, आप सिर्फ समझते चलें इन्हें। इनके अंदर दबाव अधिक हो गया, इनके अंदर दबाव कम हो गया। धमनी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, लेकिन देखिए बहता है, लेकिन अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। क्या है अपवाद? फुफ्फुसीय धमनी। और इसका अपवाद क्या है? फुफ्फुसीय शिरा, क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। ये कैसे होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो यहां तक ये समझ में आ गया ना आपको? तो एक बार इस बात को समझते हैं कि जो मैंने अभी बोली आपको, यहां पर देखना आप एक बार डायग्राम बनाते हैं, ऐसे समझो आप इसे। अब ये मत बोलना कि हृदय सर हमारा ऐसा तो नहीं होता है, समझने के लिए सिर्फ समझना है आपको। एक यहां पर, एक यहां पर मान लिया,
ध्यान से समझना बस, आप सिर्फ समझने के लिए ये जो लेफ्ट ऑरिकल है या आलिंद जिसे बोलेंगे, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल या निलय है। इधर की तरफ शुद्ध रुधिर रहता है ना, आप सभी को पता है, ठीक है। यहां पर हमारे लंग्स हैं, फेफड़े जिन्हें कहते हैं, ठीक है। फेफड़ों से शुद्ध होकर रुधिर कहां आता है? इस आलिंद में आता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, वो कहां आएगा? इस बाएं भाग में आएगा। इससे होता हुआ यहां से जो द्विवल्नी कपाट है वो खुलेंगे और कहां पहुंच जाएगा? इस लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में। और यहां से होता हुआ इसको कौन लेकर जाएगी? महाधमनी। कौन लेकर जाएगी? महाधमनी। कहां पहुंचाएगी? हमारे शरीर में। और यही तो मैंने बोला था आपको कि हृदय से दूर ले जाने वाली क्या होती है? हमेशा धमनी होती है, पहली बात तो। अब ये शरीर से होता हुआ जो पूरे शरीर का जो अशुद्ध रुधिर है वो कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। कहां पहुंच गया है? राइट ऑरिकल में, जो दाएं आलिंद में पहुंचेगा। इसको कौन लेकर आएगा? इसको लेकर आएगी महाशिरा। ध्यान से समझ लेना आप, महाशिरा। यहां से नीचे की तरफ त्रिवल्नी कपाट खुलेंगे, इसमें आएगा और इसको फिर से यहां से पंप किया जाएगा ताकि ये कहां पहुंच सके? लंग्स में पहुंच सके। अब ये दो और आपके सामने है, तो इसको रुधिर से दूर लेकर जा रही है तो कौन होगी? धमनी तो होगी, लेकिन कहां लेकर जा रही है? फुफ्फुस में। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। धमनी है, लेकिन कैसा रुधिर बह रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रुधिर। देखिए यहां पर अशुद्ध रुधिर होगा। अशुद्ध रुधिर कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। यहां जाकर क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो गया। इसको हृदय की तरफ लेकर आ रही है, इसका मतलब कौन होगी? शिरा होगी। होगी या नहीं? क्योंकि मैंने ये बोला हृदय की तरफ जो लेकर आती है वो कौन है? शिरा है। देखिए यहां भी महाशिरा, तो ये भी क्या होगी? शिरा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम? फुफ्फुसीय शिरा। क्या बोलेंगे इसे हम? फुफ्फुसीय शिरा। तो आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए। तो समझ गए होंगे अच्छे से। देखें इसको एक बार वापस से, चाहे रिपीट कर लें एक बार, जो मैंने सब कुछ बोला है एक बार इसे रिपीट कर लें। तो देखिए ये चैप्टर क्या है, थोड़ा बड़ा है, तो इसके जो बाकी के प्रश्न है हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आपको जितना मैंने बता दिया है उसे आप एक बार अपनी बुक में से रिपीट जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसे रिपीट करते रहें। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें। आपके जो सवाल हैं उसे कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपका उत्तर दूंगा उनका। इसके अलावा वीडियो को पूरा शेयर करें, अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें, लाभ ले सकें। हम इसी तरीके से इसको धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे और आपका पूरा कोर्स करवा देंगे। इसके अलावा मैंने जो सबसे पहले आपसे पूछा था कि अगर आप किसी और भी जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सामाजिक हो, किसी की भी इसी तरीके की अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उसकी भी व्यवस्था कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, घर पर रहें और पढ़ते रहें। अब आपके पेपर आ चुके हैं तो पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।